हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी आप लोगों के डीएससी पेपर 1 या फिर आप कह सकते हैं डीएससी पेपर 4 विच इज़ पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जो यूनिट 1 है विच इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लगभग 12 क्वेश्चंस हमने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने के प्रयास किए थे एंड मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें एंड उन क्वेश्चंस को आंसर देने का ज़रूर प्रयास करें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों की यूनिट 2 विच इज़ मेन स्ट्रीम और ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पर, जहां पर आपको 5 मेजर थ्योरीज़ को कवर करना है या फिर आप कह सकते हैं 4 मेजर थ्योरीज़ एंड एक जो इकोलॉजिकल अप्रोच है वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। उन टॉपिक्स में से किस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझाने का आप लोगों के साथ प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे एंड इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे एंड क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से जानने और समझने का भी प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग केवल वीडियो इसलिए नहीं देखेंगे कि आप लोगों को इसके अंदर से स्क्रीनशॉट लेने हैं, बल्कि आप इस वीडियो को इस पर्पज़ से देखेंगे कि आप हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर पाएँ, हर एक टॉपिक को आप कहीं ना कहीं जो हिंट्स हैं आंसर्स के लिए वो आप कहीं ना कहीं उनको गेन कर पाएँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये जो वीडियो है ये ड्यू रेगुलर, ड्यू एसओएल, एनसीवेव एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे एंड इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक भी करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। सो डियर ऑल, लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की सेकंड यूनिट के टॉपिक ए पर, जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। यहाँ पर आप लोगों को जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है या फिर आप कह सकते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दी गई थी, वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है बेहतर तरीके से। जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, जो भी उसके प्रॉज एंड कॉन्स है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से कवर करने हैं। उसको किस प्रकार क्रिटिसाइज़ करा जाता है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से जानना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को बताएं कि आखिरकार साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल था क्या, तो देखिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल था वो फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दिया गया था, जो कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी लाइफ भर जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा एंड ये समझने का प्रयास करा एंड ये उन्होंने समझाने का प्रयास करा कि आखिरकार जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें जो एफिशिएंसी है उसको किस प्रकार जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है। बेसिकली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स के साथ इस थ्योरी को जो है डेवलप किया। जहाँ पर हम कोर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, तो पहला जो था वो था डेवलपिंग साइंस ऑफ वर्क बाय गैदरिंग नॉलेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ वर्क बाय ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स, रिकॉर्डिंग, analyzing and publishing them as an formula to be adopted by workers. Then second जो था वो था scientific selection, training and development of workers. Then इसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल था वो था bringing together the science of work and scientifically selected and trained workers. In the last अगर हम बात करें जो चौथा प्रिंसिपल था वो था division of labor and sharing of responsibilities between the managers एंड द वर्कर्स। उनका ये मानना था कि जो हर एक जॉब होती है, चाहे वो मैनेजमेंट में हो चाहे वो वर्कर्स में हो, वो उसके अंदर इक्वली इन्वॉल्व होते हैं सभी के सभी एंड देयर वुड बी हार्मनी बिटवीन देम एंड देयर विल बी लेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर हम बात करें इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में, तो ये इसका जो मेन एम था, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का, वो ये था कि इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फीचर्स की बात कर ही रहे हैं तो फीचर्स में सबसे पहले आता है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ टाइम, मोशन, वर्क फ्लो, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड सो ऑन।
टू इंक्रीज़ जो लेबर प्रोडक्टिविटी थी उसको इंक्रीज़ करने के लिए एंड जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी थी उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये जो थ्योरी है ये डेवलप करी गई थी। एंड मैन एज मशीन की यहाँ पर बात करी जाती है। इनका ये एम है टू मेक वर्कर्स एज एफिशिएंट एज प्री प्रोग्राम्ड मशीन mere cogs in a wheel, separation of planning and execution operation parts of job, greater responsibility on managers, differential rate and piece rate wage system एंड काफ़ी सारे फीचर्स के साथ ये थ्योरी जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके क्या प्लसेस हैं, क्या इसके माइनसेस हैं, यानी कि क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो वो आप लोगों को ज़रूर इसके अंदर शामिल करने चाहिए, जिसमें इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी की बात करते हैं, जहां पर हम ग्रेटर आउटपुट, सरप्लस एंड प्रॉफिट की बात करते हैं। वहीं अदर हैंड अगर हम इसके माइनसेस की बात करें तो हम बात करते हैं डी स्किल्ड, डीह्यूमनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड लेबर मेड दैम लाइक मशीन मेयर कॉग इन अ व्हील। अगर हम बात करें इसके प्रॉज की तो ये जो है मोर वेजेस टू वर्कर्स की बात करते हैं, मोर प्रॉफिट्स टू ऑनर्स की बात करते हैं, लेस प्राइस टू कंज्यूमर्स की बात करते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्स की तो ये अंडरमाइन करते हैं ह्यूमन को एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एट अ वर्क प्लेस। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर कवर करने चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप जो है बेहतर तरीके से आंसर्स को लिख पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चंस इस प्रकार हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि क्रिटिकली एग्जामिन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। वही जो मैंने आप लोगों को डिस्कस करा अभी थोड़ी देर पहले कि आखिरकार इसके जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या थे, वो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आप लोगों को बताने हैं। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ब्रिंगिंग आउट इट्स प्रॉज एंड कॉन्स इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए इसके अंदर आपको जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं एंड उनके जो क्या प्रॉज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं। सेम क्वेश्चन है जहाँ पर आपको 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है एक्सप्लेन करने हैं, क्या उनके फीचर्स थे, क्या उनके प्रॉज थे, क्या उनके कॉन्स थे, ये आप लोगों को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करने हैं। देन आप बात करते हैं टॉपिक बी की, जो कि है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर। तो यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट जो थ्योरी कवर करनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दी गई, जिसका नाम है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए अगर हम आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो ये जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है ये एक तरीके का पार्ट था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का, जो कि प्रोपाउंड करा गया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड मैक्स वेबर। ये जो थ्योरी थी इसके अंदर शामिल किया गया, या फिर आप कह सकते हैं ये जो थ्योरी थी ये किस बुक के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो ये जो थ्योरी है ये हमें द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि 1921 के अंदर जो है उनकी मृत्यु के बाद जो है ये बुक जो है पब्लिश होती है। ये जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जो कि मैक्स वेबर जो है डिस्क्राइब करते हैं, ये कहीं ना कहीं क्लोजली लिंक थी द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन मॉडर्न पीरियड। जो ब्यूरोक्रेसी है वो डिनोट करती है इवोल्यूशन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन मॉडर्न सोसाइटी विच मूव्ड इंक्रीजिंगली टूवर्ड्स रेशनलिटी, सेक्युलराइजेशन एंड मेरिटोक्रेसी। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को प्लेस करा एट द एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन सोसाइटी। उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन थे एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में वो बेस्ड थे ट्रेडिशनल एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी लीडरशिप पर, जिसके अंदर किनशिप थे, रिलेशनशिप थी, कस्टोमरी थी एंड ट्रेडिशनल इंटाइटलमेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, जिसमें ये बात करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर की, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज की, जहाँ पर ये बात करते हैं हिरारिकल कमांड एंड कंट्रोल, इम्पर्सनल रिलेशनशिप की बिटवीन सुपर ऑर्डाइन यानी कि बॉस एंड सबऑर्डिनेट के बीच। ये बात करते हैं प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ये बात करते हैं रेशनल लीगल अथॉरिटी की, ये बात करते हैं मेरिटोक्रेसी की, ये बात करते हैं कैरियर ओरिएंटेशन। अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये बात करते हैं हिरार्की, इम्पर्सनैलिटी, स्पेशलाइजेशन, रूल, रेगुलेशंस एंड मेरिटोक्रेसी वर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये थ्योरी जो है बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करनी है, उसके जो मेन फीचर्स थे वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करने होंगे।
देन इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आप लोगों को डिस्क्राइब करनी है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि नॉट रियलिटी बट अ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके बाद आप लोगों को इसके क्रिटिकल एनालिसिस भी करनी चाहिए, जहाँ पर इसके जो एडवांटेज हैं, जो इसकी डिसएडवांटेज हैं, वो आप लोगों को डिस्क्राइब करनी है। जहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज में आता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ट्विन्स पिलर्स ऑफ द क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। अगर माइनसेस की बात करें, प्रोज की बात करें, सॉरी कॉन्स की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैकेनिस्टिक है, ह्यूमनिस्टिक एंड क्लोज्ड मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है प्लसेस की बात करें तो ये विजन ऑफ रेशनल एफिशिएंट मेरिट एंड रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मॉडर्न थॉट ही रखती है। अगर बात करें इसकी माइनसेस की, तो ये कर्व इंडिविजुअलिज्म एंड इनोवेशन यानी कि आयरन केज ऑफ रूल्स रेगुलेशंस की बात करती है। इनोवेशन इज डिस्करेज्ड बोथ बाय द रिजिड हिरार्की एंड रूल्स रेगुलेशंस एंड सो मैनी। इसके जो कॉन्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो मैक्स वेबर की जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है एंड उनका जो कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का, वो होना चाहिए समझ में कि अलॉन्ग विद दिस सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जो कि लीड होती है वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के द्वारा। किन की वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़? लिबरल डेमोक्रेसी की, कैपिटलिज्म की एंड जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स हैं उनकी। तो ये जो थ्योरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप ये आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। वही आप लोगों को जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है मैक्स वेबर की, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है ब्रीफली। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एसे ऑन द मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। वही आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर डिस्क्राइब करना है मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है, उसके जो क्रिटिसिज्म है, जो उसके मेन फीचर्स हैं, वो ओवरऑल आप लोगों को एक्सप्लेन करने होंगे। अगर हम बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टॉपिक सी, विच इज़ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो कि एल्टन माओ के द्वारा जो है दी गई। आखिरकार क्या थी ये थ्योरी? ये थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो थ्योरी है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी बाय एल्टन माओ, ये जो थ्योरी है ये प्रपाउंड करी गई थी यानी कि दी गई थी 1920s या फिर आप कह सकते हैं 1930s में बाय एल्टन माओ, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट थे, इंडस्ट्रियल रिसर्चर थे एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में जो है वहाँ पर भी उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। In the era when scientific management principles of Taylor was ruling the theoretical discourse of administration and management, जो माओ हैं उन्होंने एक इंटायरली एक न्यू अप्रोच जो है वो दिया टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फैक्टर्स विच अफेक्टेड लेबर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो थ्योरी है ये बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करनी है। एंड इनका जो 4 हावर्ड-थ्रॉन जो एक्सपेरिमेंट थे, हावर्ड-थ्रॉन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के, जहाँ पर ये सब्सिडरी ऑफ AT&T की टेलीफोन कंपनी नियर जो शिकागो है वहाँ पे ये बात करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर फोकस करा एंड फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट जो उनका था वो काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट था बिटवीन 1924 टू 1927, जो कि एक रिलाई असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट फॉर नेक्स्ट 6 ईयर ऑन द सेम ग्रुप ऑफ 6 फीमेल वर्कर्स की बात कर सकते हैं। सो देखिए इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं व्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल सिस्टम, जिसके अंदर शामिल करे गए हैं सब सिस्टम को, जिसमें प्रोजेक्ट, टीम्स, वर्कर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। इंस्टीड ऑफ बिहेविंग एज इकोनॉमिक मैन, ये वर्कर्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम बिहेव्स एज सोशल मैन एट देयर वर्क प्लेस। हमें वर्क प्लेस पर जो है एक इकोनॉमिक मैन की तरह नहीं बल्कि एक सोशल मैन की तरह जो है बिहेव करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ सिंपली ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर सेल्फ इंटरेस्ट, दे ट्राई टू बिहेव एज पर द नॉर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर। ये जो है प्योरली इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बात करते हैं, जहाँ पर वेज रेट, बोनस, गुड वर्किंग कंडीशंस, ट्रेनिंग, बेटर टूल्स की ये बात करते हैं। अगर हम बात करें जो हावर्ड-थ्रॉन एक्सपेरिमेंट है वो क्या था, सो देखिए ये जो था ग्रेट एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट था, जो कि 1924 से 1927 तक एंड रिलाई असेंबली टेस्ट रूम 1927 से 33 तक किया गया।
ये जो था 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था जो कि कैरिड आउट हुआ बिटवीन 1924 से 1932 तक, जिसमें लीड करा गया माओ के द्वारा एंड सपोर्ट करा गया बाय डिस्गन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो हार्वर्ड थ्रॉन का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर हम ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स एक्सपेरिमेंट 1928 से 31 की भी बात करते हैं। द बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि 1931 से 1932 तक रहा, इसकी भी हम बात करते हैं। तो ये 3 जो एक्सपेरिमेंट है इनके बेसिस पर भी क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जा सकता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके इन द एंड क्रिटिसिज्म की, प्रॉज एंड कॉन्स की, तो अगर प्रॉज की बात करें तो ये रिवील्ड करती है वर्कर्स के एटीट्यूड को, सोशल बिहेवियर को इन ग्रुप और टीम, एंड ह्यूमन रिलेशंस को, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशंस की जो डायनेमिक्स हैं उनको ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी। माइनसेस की बात करें तो ये जो है स्वीप कर देती है कंक्लूजन बेस्ड ऑन इम्परफेक्ट एंड समवट फेल्ड हार्वर्ड थ्रॉन एक्सपेरिमेंट विच वाज फुल ऑफ पिटफॉल्स। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं इस थ्योरी को कवर कर सकते हैं। आइए आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द एल्टन्स माओ थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस इसके अंदर से बेसिकली पूछे जाएंगे इस ओवरऑल पेपर के अंदर, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों का DSC पेपर है। जो भी आपके थीम है, जो भी आपके टॉपिक हैं, उन्हीं पर बेस्ड आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्डली क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। सो यहाँ पर आप लोगों को ये थ्योरी जो एक्सप्लेन करनी है ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस एल्टन मायोज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू हार्वर्ड थ्रॉन एक्सपेरिमेंट। आगे ना वही क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उन्होंने हार्वर्ड थ्रॉन एक्सपेरिमेंट के साथ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि माओ के द्वारा लीड किया गया था, एंड उनमें जो 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। दैन उसके बाद जो उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने होंगे। सो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन 3 टॉपिक्स में से। आइए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर एंड आप लोगों को बताते हैं कि जो नेक्स्ट जो 2 टॉपिक हैं उनके अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, आप केवल वीडियो को इसलिए नहीं देखें कि आप लोगों को केवल स्क्रीनशॉट लेकर रख लेने हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, बल्कि आप वीडियो को जो है एंड तक देखें ताकि आप समझ पाएँ कि आखिरकार क्या कंसेप्ट है, क्या क्या थ्योरीज के अंदर गिवन है एंड उनका आंसर जो है आप किस प्रकार दे सकते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है टॉपिक D, विच इज़ नेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, जो कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो रेशनल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो हर्बर्ट साइमन की जो थ्योरी है ये प्रपाउंड करी गई थी हर्बर्ट साइमन के द्वारा थ्रू हिज बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो कि 1947 के अंदर पब्लिश होती है। हर्बर्ट साइमन जो थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स थे इन द डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न टाइम। उनका जो कंसेप्ट है रेशनल डिसीजन मेकिंग का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए पाथ था टू ब्रेकिंग थ्योरी इन बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उन्होंने एक साथ जो है न्यू कंसेप्ट को दिया जो कि बाउंडेड रेशनलिटी एंड सेटिस्फाइसिंग की बात करते हैं। इन नटसेल अगर हम बात करें तो ये जो रेशनल डिसीजन मेकिंग जो है ये साइमन के द्वारा जो दिया गया, इसके अंदर 3 स्टेप जो हैं शामिल किए गए थे, जिसके अंदर है पहला स्टेप है इंटेलिजेंस स्टेज, जिसके अंदर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। ये जो है एक तरीके का स्कैन है टू सेंस एंड आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग सॉल्यूशंस। ये इसका जो गोल था, इसका जो एंड सेटिंग स्टेज थी, वो आप कह सकते हैं कि वो थी इंटेलिजेंस स्टेज। सेकंड स्टेज की बात करें तो वो है डिज़ाइन स्टेज, जिसका मतलब है, जिसके मायने हैं और अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड, एनालाइज्ड एंड इवेल्यूटेड। ये जो है काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट स्टेप था इन विच ऑल द अल्टरनेटिव्स आर इवेल्यूटेड फॉर इट्स कॉस्ट बेनिफिट। फाइनली जो तीसरा है वो है चॉइस फेज, जो कि बेस्ट अल्टरनेटिव था एज एनालाइज्ड एंड इवेल्यूटेड इन द डिज़ाइन फेज इज सिलेक्टेड, वैलिडेटेड एंड अडोप्टेड। ये जो है चूजन अल्टरनेटिव बिकम्स द डिसीजन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें इसके कुछ जो 3 स्टेप जो हमने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताए, तो इनको आप लोगों को सबसे पहले ब्रीफली जो है समझना है, ब्रीफली इनको एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है कि डिफाइन द 3 मेजर स्टेप्स ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी विच इज़ गिवन बाय हर्बर्ट साइमन।
सो देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो वो जो है एक तरीके का प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप फेस बात कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो फाइंडिंग मीन्स टू सॉल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स की बात करता है। थर्ड वन जो है वो अटैच करता है मीन्स टू द एंड, यानी कि अल्टरनेटिव्स टू एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें तो मीन्स एंड लॉजिक्स की इसका एक मेन फीचर है। वैल्यू फैक्ट डायकोटॉमी डिसीजन मेकिंग इसका दूसरा फीचर है। प्रोग्राम्ड वर्सेस नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन इसका थर्ड फीचर है। एंड इसका जो एम था वो ये था कि जो एफिशिएंसी है, इकोनॉमी है, वो बेटर आउटकम है जो है उसकी ये बात करता है। मेंटेनिंग इंटरनल स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कंसेप्ट है ये बाउंडेड करता है रेशनलिटी को एंड सेटिस्फाइसिंग को। जो बाउंडेड रेशनलिटी है उसका मायने है कि लिमिटेड रेशनलिटी ऑफ डिसीजन मेकर फोर्सिंग हिम टू बी सेटिस्फाइड विद गुड इनफ चॉइस डिसीजन, नॉट द बेस्ट डिसीजन। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकर्स हैं ये सेटिस्फाई होते हैं रेदर देन मैक्सिमाइज लाइक एन इकोनॉमिक मैन। कुछ रीजंस भी बताए हैं बाउंडेड रेशनलिटी के, वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। एंड इन द एंड क्रिटिकल एनालिसिस आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में ज़रूर प्रोवाइड करनी है। क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो ये जो थ्योरी है ये क्रिटिसाइज़ होती है काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड्स पर, जहाँ पर इसके ये कहा जाता है कि ये जो है इसने क्रिएट कर दिया है वैल्यू फैक्ट डायकोटॉमी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये थ्योरी है ये एडवोकेट करती है वैल्यू फैक्ट सेपरेशन की एंड एम्फेसाइज करती है ऑन फैक्चुअल जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये वैल्यू न्यूट्रल साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि साइमन रिकमेंड करते हैं। ये एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक और एक हाईली कंटेस्टेड कंसेप्ट है। काफ़ी सारे थिंकर्स का ये मानना है, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो वाल्डो हैं उनका ये कहना है, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं इस थ्योरी को कि रोबिंग इसने जो है रोब कर दिया है वैल्यू आउट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो इनकी बाउंडेड रेशनलिटी है ये कहीं ना कहीं लीड करती है स्टेटस क्यू को एंड ये जो है इंक्रीमेंटलिज्म इन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग की भी बात करती है। तो काफ़ी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने चाहिए एंड उसके कुछ प्लसेस भी हैं, जैसे कि ये इसने जो है काफ़ी सारे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन दी है, जिसमें रेशनल चॉइस थ्योरी सबसे पहले आती है। ये जो है इसने पाथ दिया है टू ब्रेकिंग नोवल कंसेप्ट, जिसमें बाउंड्री रेशनलिटी एंड सेटिस्फाइसिंग की बात करते हैं एंड सो ऑन। बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिन द हर्बर्ट साइमंस रेशनल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। एंड राइट एन एसे ऑन हर्बर्ट साइमंस थ्योरी ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। दोनों ही क्वेश्चंस में आपको जो इनकी थ्योरी है हर्बर्ट साइमन की रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, यही आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है ब्रीफली। उसके प्रॉज कॉन्स फीचर्स सब आप लोगों को डिस्क्राइब करने हैं। देन इसके बाद आइए बात करते हैं फाइनली आप लोगों के टॉपिक ई पर, जो कि है इकोलॉजिकल अप्रोच, जो कि फ्रेडरिक्स के द्वारा दिया गया। आखिरकार क्या था ये इकोलॉजिकल अप्रोच, आइए आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी थ्योरीज़ को बेहतर तरीके से कवर करके जाएँ, ताकि आप कहीं ना कहीं कोई भी थ्योरी अगर आती है तो आप उनको बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ। सो देखिए, ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है फ्रेडरिक्स का, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का मॉडल है टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये अटैम्प्ट करता है टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन, इंटरडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट बिटवीन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ के लिए, इनका ये मानना है कि जस्ट लाइक प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इफ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूअली एडजस्ट एंड अडेप्ट टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन का, ये इनिशिएटेड है बाय J.M. कॉज, रॉबर्ट ए ढाल, रॉबर्ट ए मार्टन, लेकिन इसने कहीं ना कहीं कुछ नई हाइट्स को लिया है बाय फ्रेड W. रिग्स के द्वारा, जो कि प्रोफेसर थे। ठीक है, एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके कुछ जो ये तीन तरीके की सोसाइटी की बात करती हैं, जिसमें फ्यूज्ड, प्रिमिस्टिक एंड डिफ्रैक्टिक ये बात करते हैं, तो ये जो तीन तरीके की सोसाइटी है, फ्यूज्ड, प्रिस्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड, तो ये तीन जो थ्योरी, ये जो सोसाइटी हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए बेहतर तरीके से। यूनिक फीचर्स भी हैं जिसमें हम बात करते हैं जो सोसाइटी हैं, जिसमें प्रिमिस्टिक सोसाइटी हैं, फ्यूज सोसाइटी हैं, उनके बेसिस
उनके बेसिस पर ओवरलैपिंग की भी हम बात करते हैं एंड काफ़ी कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप कह सकते हैं ये जो थ्योरी है, ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम फ्रेडरिक्स की बात करें तो जो पायनियर हैं इकोलॉजिकल अप्रोच के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने अडॉप्ट करा जनरली कंपेरेटिव मेथड टू कंपेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स। इसलिए कहीं ना कहीं वो पायनियर हैं कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी। एंड इकोलॉजिकल अप्रोच जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा नोवल आइडिया है। उनकी जो थ्योरी है वो उसमें इंट्रोड्यूस करती हैं न्यू टर्मिनोलॉजीज़, कंसेप्ट, हाइपोथेसिस एंड आइडियाज़। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल मॉडल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रिक्स इकोलॉजिकल अप्रोच हैज़ मेड सब नेशनल, आप कह सकते हैं सबस्टेशनल कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इलेबोरेट। तो इन दोनों के ही अंदर आप लोगों को जो इकोलॉजिकल अप्रोच है जो कि फ्रेडरिक्स के द्वारा दिया गया, वो आपको लोगों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर हम इन 12 क्वेश्चंस के अलावा या फिर आप कह सकते हैं इन 10 क्वेश्चंस के अलावा कुछ और क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। वो है, एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हाउ दे वर इंटेंडेड टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। व्हाट क्रिटिसिज्म हैव बीन leveled against this approach and how have these criticism influenced modern management practices। then इसके बाद next question है, describe the ideal type bureaucracy as outlined by Max Weber। what advantages and disadvantages does this form of organization have and how does it compare to other forms of organization। what role does bureaucracy play in modern organizations। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी चांसेस हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर आने की। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के यहाँ तक ज़रूर बने रहे होंगे एंड आपने क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास भी किया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें पर्सनली सेंड कर सकते हैं अपने मैसेजेस को हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर जहाँ पर हमारी आईडी है पढ़ाई_विद_गुरु_चेला। टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग अपने जो क्वेरीज़ हैं उनको सेंड कर सकते हैं। So dear all, that's all for today. Thanks for watching this video. I hope you learned something new and enjoyed it. If you have any questions or feedback, please feel free to leave a comment below. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, which is Padhai with Guru Chela, for more videos like this. Thanks again for watching and I will see you in the next video soon.